नमस्कार बच्चों, एक बार वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पर आपको लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सीधा सीधा आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ, आपको उसकी शक्ल देख के बताना कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए। मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने एक बेसिक फॉर्मूला सीखा था हमने, उसमें ऊपर था मोलर वेट और नीचे आपको वैलेंसी फैक्टर लिखना था, चाहे जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो। यहाँ वो सारे केसेस हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के रूप में और देखेंगे कि कैसे किसी का भी इक्विवेलेंट वेट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर सर्च आउट करना है आपको, नथिंग एल्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम, जो कि आपको पता है एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर उसका मोलर वेट लिखा जाएगा यानी 24, और नीचे लिखा जाएगा वैलेंसी फैक्टर। क्योंकि ये एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी से ही वैलेंसी फैक्टर मिलेगा, और ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए वैलेंसी हो गई 2, यानी आंसर हो गया 24/2 12। दूसरे वाले क्वेश्चन में एक एसिड दिख रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर उसके H+ जो रिप्लेसेबल होंगे उनको देखकर मिलेगा। तो यहां पर एक H+ देने की क्षमता इसमें आपको दिख रही है। तो ऊपर आप लिखेंगे इसका मोलर वेट। मैं हर केस में मोलर वेट कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको पता है कैसे निकाला जाता है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 जोड़ जाड़ के आ जाएगा 63, ये आपको पता है। m/1। नेक्स्ट देखिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब COOH, दो बार आपस में जुड़े हुए हैं, H2C2O4 जिसे कहते हैं। साफ दिखाई दे रहा है ये 2H+ अकेले दे सकता है और 2H+ दे सकता है, तो सीधे m/2। अब यहां पर मैं m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। 2 कार्बन है यानी 24, 4 ऑक्सीजन है यानी 64 + 24 प्लस 2 हाइड्रोजन है यानी 2। साफ दिखाई दे रहा है 0 9 यानी 90 है इसका मोलर वेट। 90/2 यानी हम करेंगे 90/2 तो आंसर आएगा 45। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। अब क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का और ऑक्जेलिक एसिड का मीनिंग क्या है, मतलब दोनों में फर्क क्या है। क्रिस्टलाइन मतलब विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सब में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सब में मीन्स की जो क्रिस्टलाइन बनाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखते हैं, उनमें होता है। तो कैसा होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है तो 5H2O, FeSO4 है तो .7H2O, ऐसे सबका अपना अपना है, जितनी जैसी जिसकी ज्योमेट्री हो। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है H2C2O4 के साथ आपको .2H2O लेना है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर भी तो m/2 ही करने वाले हैं, क्योंकि H+ तो 2 ही देगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 2 H2O है तो 4 H+ और ले लें। ऐसा नहीं है, ये H2O ऐसा नहीं है कि H+ और OH- में अंदर टूटा हुआ है या ये टूटेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके रहते हुए भी ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंस में भी जो सॉल्ट है या जो भी है वो अपना सॉलिड स्टेट में ही रहता है, तो वो आयनाइज नहीं होता वाटर। इसका मतलब हमको मोलर वेट में तो सारा लेना है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर लेते समय हमको H+ की वैल्यू 2 ही लेनी है, जो ये H2C2O4 देगा, यानी COOH। तो साफ दिखाई दे रहा है यहां पर m/2, लेकिन m में 90 में 36 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 90 तो हमने कैलकुलेट ही किया था इसका। 2H2O भी है तो 36 और है, तो यहां पर 126/2 आंसर आएगा, ऊपर 90/2 आएगा। तो इस चीज का ध्यान देना आपको कि मोलर वेट में पूरे का लेना है, यानी उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी वेट लेना, उसको छोड़ना नहीं। जैसा दिया हो क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको m लिखना है। HSO4- साफ दिखाई दे रहा है एक नेगेटिव चार्ज, या यूं कहिए कि एक H+ दे सकता है, यानी m/1। BaOH का होल ट्वाइस, इसकी जो मोलर वेट आएगा ऊपर लिखना है, नीचे 2 OH- दे सकता है यानी 2। K2CO3 साफ दिखाई दे रहा है सॉल्ट है। सॉल्ट के केस में ऊपर हम लिखते हैं मोलर वेट और नीचे लिखते हैं एलिमेंट इनटू उसकी वैलेंसी, या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लीजिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रिक में बताया था। 2K+, 1 CO3 2- यानी 2+, 2-, मतलब आप समझ गए m/2। कोई एक देखना है, या तो प्लस या तो माइनस। सेम वैसे ही एलम में, ये पोटेश एलम की मैंने यहां पर बात की है इस क्वेश्चन में।
फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से याद है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। आपको अच्छे से पता है कि मोलर वेट में वो 24H2O को भी लिखना पड़ेगा। ऊपर हमने M लिखा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा। अपॉन में क्या रखें, उसके लिए आपको टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव देखना है। कोई एक चीज देख लीजिए, मेरे लिए आसान टोटल नेगेटिव भी है, टोटल पॉजिटिव भी है, आपके लिए भी वही आसान है। देख लीजिए, नेगेटिव में मुझे एक SO4 2- यहां दिख रहा है और 3 SO4 2- यहां दिख रहे हैं, तो 3 और 1 4, यानी कि 4 2 8, -8 तो सीधे दिख रहा है। H2O को छोड़ना है चार्जेस लेते समय। Al2 दो एल्यूमिनियम दोनों पर +3 चार्ज यानी +6, दोनों एल्यूमिनियम पे +6 और दो पोटेशियम पे +2, +1 +1 +2 टोटल, तो +6 और +2 मिलाकर भी +8 आ रहा है। +8 -8 यानी M/8। इजिली आराम से समझ में आएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोअर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 7H2 6H2 सर डॉट 6H2, यह है मोअर सॉल्ट। अब मोअर सॉल्ट के केस में क्या करना है, वही करना है आपको जो ऊपर आपने किया था, प्लस या माइनस देख लीजिए। प्लस में आपने देखा आयरन 2+ पे है, अमोनियम +1 पे है, और ऐसे दो हैं तो 2+ यानी 2 + 2 + 4, और एक सल्फेट यहां है एक सल्फेट यहां है, तो -2 -2 -4 यानी M/4। सीधे सीधे आंसर आ रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको साफ दिखाई देगा प्लस और माइनस चार्जेस कहां पर कितने हैं। इजिली रखिए वैल्यू, या तो प्लस या तो माइनस की। इतना मैंने आपको सिखा दिया था पहले भी, पिछली क्लास में भी कुछ एग्जांपल्स देकर। आज उसी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, तो बेटर क्लियर हो गया होगा, पहले से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरी गुजारिश ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का ये वाला वीडियो देखने से पहले पिछला वाला जरूर देख लेना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। रीजन ये है कि जो मैंने पॉइंट्स वहां समझाए थे उसी को यहां पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फिलहाल चलिए, इधर का पोर्शन हो चुका, उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा, तो मैं उधर वाले क्वेश्चंस जो लिखे उनको भी समझा देता हूं। अब आते हैं Al2SO4 के होल थ्राइस में। ऑब्वियसली दिख रहा है, बहुत सिंपल है। Al2SO4 के होल थ्राइस में Al3+2 है यानी टोटल +6, और SO4 2-3 है यानी टोटल -6, तो कुछ नहीं करना, M/6। ये तो बहुत आसान था। कैल्शियम सल्फेट में क्या, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करें, कैल्शियम का 2+, ऑक्सीजन का -2, M/2, यहां भी नहीं सोचना। अब जो बाकी क्वेश्चंस आपको यहां नीचे दिख रहे हैं, उनमें आपको ऐसा लगेगा कि मैं आंसर कुछ और दे रहा हूं और आपका कुछ और आंसर आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसका आंसर आएगा M/1, आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा होगा आपके मन में कि सर ये यहां पर तो H3 लिखा हुआ है और ये एसिड है, तो इसमें 3H+ देने की क्षमता है, तो M/3 क्यों नहीं। तो भाई साहब, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले के पास बहुत पैसा है, हो सकता है उसके पास कर्ज भी बहुत ज्यादा हो, वो पैसे उसके हो ही ना, तो आपको कैसे दे पाएगा। सेम कंडीशन यहां भी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दूं, दो बेसिक चीजें समझा दूं जो इनको सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। दुनिया में एसिड फिलहाल दो तरीके के माने जाते हैं। एक का नाम है ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, और दूसरे हैं हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड्स मतलब ऐसे H+ देने वाले एसिड्स जो O से नहीं जुड़े हैं, ऑक्सीजन से नहीं जुड़े हैं। O से जुड़ा H+ जो नहीं देते वो हाइड्रो एसिड हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HF। ऐसे लोग जो हैं ये H+ देते हैं लेकिन O से जुड़ा नहीं, I, Br, Cl, F इससे जुड़े हुए। और ऑक्सो एसिड्स की कहानी क्या है, ये O से जुड़ा H+ के रूप में रिलीज करते हैं। और इन एसिड्स में बढ़िया एग्जांपल्स आपको अच्छे से आते हैं, H2SO4, HNO3, इन सब की शक्ल अगर आप गौर से देखिए। अब जैसे मैं H2SO4 बनाऊं तो HOS डबल बॉन्ड O, OH, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है।
अब इसमें आपसे कोई पूछे कि कितने H प्लस दे सकता है, तो ऑब्वियसली उतने H प्लस मिलेंगे जितने O से जुड़े हैं। एक H प्लस इधर, एक H प्लस इधर, 2 H प्लस मिल रहा है, SO4 2 - 1 जा रहा है। तो 2 रिप्लेसेबल H प्लस हैं और वो दोनों H प्लस क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े वाले हैं, इसीलिए इनको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सो एसिड्स। तो जिनमें आपको ऑक्सीजन से जुड़े H दिखे वही ऑक्सो एसिड्स हैं, बाकी हाइड्रो एसिड्स हैं। एक और एसिड है जो आपको यहाँ पर H3BO3 के रूप में लिखा हुआ दिख रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने अभी समझाया वो ये कि ऑक्सो एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स का डिफरेंस आपने दिमाग में बैठा लिया। पॉइंट नंबर 2 याद रखना आपको ये कि एसिड के नाम कैसे होते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा अस, जैसे फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे नाम आपने सुने होंगे, पर क्लोरिक एसिड। तो ये पर इक कब, इक कब, अस कब और हाइपो अस कब, तो ये 4 आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार, ये आपके काम आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, यहां तो काम आएगा ही आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो या मोल कॉन्सेप्ट हो, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर जगह लगते हैं, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, हर जगह। इसलिए आपको ये अच्छे से सीखना, ये हर जगह काम आएगा। किसी भी एक एसिड का नाम आपको पता हो, जैसे HNO3 आपको पता है, नाइट्रिक एसिड, तो फिलहाल मैंने कहा HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। तो एक से एक ऑक्सीजन कम हो तो उसको बोलते हैं अस, यानी अगर मैं लिख दूं HNO2 तो ये है नाइट्रस एसिड, मैंने एक और ऑक्सीजन कम कर दिया। HNO जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है H2N2O2 के रूप में, फिलहाल एक पर एक ही है, तो HNO का नाम क्या रखेंगे, हाइपोनाइट्रस एसिड। फर्क देखिए, नाइट्रिक से एक ऑक्सीजन कम नाइट्रस, नाइट्रस से एक ऑक्सीजन कम हाइपोनाइट्रस, और नाइट्रिक से एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो बिल्कुल सही गेस किया आपने, HNO4, इसका नाम रख देंगे पर नाइट्रिक एसिड। बहुत सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 जानते हो, आप कहेंगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत बढ़िया। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO3 क्या है, आप कहेंगे सर पक्का एक ऑक्सीजन कम है, तो एक से एक ऑक्सीजन कम मतलब सल्फ्यूरस एसिड, और बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये सल्फ्यूरस एसिड ही है। पर कब लगाएंगे, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो, जब पर ऑक्साइड लिंकेज आ जाता है तो पर यूज करना शुरू कर देते हैं, यानी 2 ऑक्सीजन OO लाइन से जुड़ जाए, ऐसे केस में पर ऑक्सो लिंकेज आ गया, पर ऑक्साइड लिंकेज आ गया, तो उसमें पर ऑक्सो या पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल ये एक जनरल आइडिया था। अब आपसे पूछा जाए कि अगर नाइट्रिक एसिड आयनाइज हो जाए और इससे आयन बन जाए तो क्या बनेगा, तो आपने कहा सर H प्लस निकलेगा तो NO2 माइनस बनेगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, NO3 माइनस बनेगा, वेरी गुड। HNO2 तो H प्लस निकलेगा तो NO2 माइनस बनेगा, HNO4 NO4 माइनस, मतलब वैसा ही है, एक H प्लस हटाना आपको, और आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के जितने एसिड्स हैं वो सब एक H प्लस देते हैं, सल्फर के जितने एसिड्स हैं सब 2 H प्लस देते हैं। लोचा फॉस्फोरस में होता है, क्या लोचा होता है, कोई 3 देता है, कोई 2 देता है, कोई 1 देता है, कोई 4 भी देता है। तो फॉस्फोरस के केस में कहानी कुछ कुछ बदलेगी, बाकी हर केस में नॉर्मल है, फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 मिलेंगे अगर सल्फर का एसिड है, नाइट्रोजन 1 H प्लस देगा, नाइट्रोजन के जितने एसिड्स हैं, इस तरीके से। तो मैं यहां पर आयंस का नाम बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या नाम रखे जाते हैं। जैसे इक एसिड से जो आयन बनता है उसके बाद क्या लगाया जाता है, 8। इसको अगर दिमाग में बैठा लोगे तो जिंदगी भर जो है मुझे थैंक यू बोलते रहोगे, काम आएगा, बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। इक से बनने वाला क्या है, 8, और अस से बनने वाला आइट, ITE, DE नहीं, ITE। फिलहाल इक से बनने वाला 8 यानी नाइट्रिक एसिड से जो आयन बनेगा वो है नाइट्रेट आयन, और नाइट्रस एसिड से जो आयन बनेगा वो है नाइट्राइट आयन।
अब हाइपोनाइट्रस से बनेगा तो क्या नाम रखेंगे? हाइपोनाइट्राइट, सिंपल। इसका नाम रख दिया हमने हाइपोनाइट्राइट आयन। यानी बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद रखना कि 1 से 8 बनाना है, 8 से आइट बनाना है, और हाइपो 8 से हाइपोआइट। और पर एक तो 1 से 8 तो बनता ही था, बस पर भी लगा दीजिए, जैसे पर नाइट्रेट, पर सल्फेट, सिंपल। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको कुछ नाम पता होने चाहिए। जैसे यहां ये क्वेश्चन दिया हुआ ना, हाइपोक्लोरस एसिड में बताइए कितना इक्विवेलेंट वेट होगा। तो अब हाइपोक्लोरस एसिड नाम से फॉर्मूला तो लिखो, तब तो पता लगेगा कितना H+ दे पाएगा। तो आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन के 4 एसिड्स कौन से हैं? HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। उम्मीद है इनके नाम आप समझ गए होंगे। HClO3 का नाम है क्लोरिक एसिड। तो ClO3 माइनस, क्योंकि सारे एक ही H+ देंगे, ClO3 माइनस होगा क्लोरेट आयन, क्योंकि ये इक है। HClO2 एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये होगा क्लोरस एसिड, यानी इससे बनने वाले आयन का नाम होगा क्लोराइट आयन, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। अब आप समझ गए कि क्लोराइट आयन का फॉर्मूला होगा ClO2 माइनस, क्योंकि क्लोरस एसिड जब एक H+ देगा तो बचेगा ClO2 माइनस, और उसी का नाम रखेंगे क्लोराइट आयन। तो ClO2 माइनस में एक नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर तो आ गया ना M/1 सीधे। मतलब ये समझाना चाह रहा था आपको कि अगर फॉर्मूला आता है तो चार्ज भी दिखता है, और इक्विवेलेंट वेट निकालना बच्चों का खेल होता है, लेकिन नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम अगर नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे। तो अगर इस लोचे से बाहर निकलना है तो ये ज्ञान प्राप्त कर लो भक्तों, ध्यान से सुनते रहो आगे की कहानी। HClO, अब ये क्या है? क्लोरस है, तो ये पक्का क्या होगा? हाइपोक्लोरस। अब हाइपोक्लोरस एसिड है तो इससे बनने वाले आयन का नाम होगा हाइपोक्लोराइट आयन। तो फिलहाल आप क्लोरस लिखा हो, हाइपोक्लोरस लिखा हो, या क्लोरिक एसिड लिखा हो, या पर क्लोरिक एसिड लिखा हो, कोई भी हो, आपको ये अच्छे से पता है ना कि ये एक H+ देगा। तो फिर M/1 आंख बंद करके सोचना ही नहीं। कोई भी आयन होगा, क्लोराइट होगा, क्लोरेट होगा, सब पे -1 चार्ज होगा, क्योंकि एक ही H+ देंगे। तो यहां भी सोचना नहीं है M/1। तो ये 2 क्वेश्चंस भी आपके हो गए सिंपली। चलिए, जो क्वेश्चंस होते जाए उनको हटा देना जरूरी है। अब आपके सामने ये 2 एसिड्स नीचे जो दिख रहे हैं, HCl, HBr, ये हाइड्रा एसिड्स हैं। पहले ही बता चुका हूं, ये एक H+ दे रहे हैं, वो भी O से जुड़ा हुआ नहीं। तो यहां पर M/1 M में सबकी वैल्यू बदलेगी, क्योंकि सब में M अलग है। बाकी जो उसके चार्जेस हैं या जो उसमें H+ देने की क्षमता, वो सेम आ रही है। तो M/1। चलिए नेक्स्ट, बाकी जो 4 लोग बोर्ड पे बचे हैं इनको भी निपटा लिया जाए। H3PO2, H3PO3, H3PO4 में मैंने आपसे बताया था कि फास्फोरस के एसिड्स ऐसे हैं जो 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 4 H+ भी देते हैं। किस केस में कितने लें, ये कैसे पता लगे? तो भाई साहब, यहां पर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने H+ ऐसे हैं जो O से जुड़े हुए हैं। अगर ये देख पाओगे तभी आप आंसर कर पाएंगे इसको। तो ये देखते हैं कैसे। मैंने कहा H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का जो ट्रिक है, वो मेथड है, वो क्या है सुन लीजिए। एक P डबल बॉन्ड हो आपको रखना ही रखना है। फास्फोरस के जितने एसिड्स हैं, एक फास्फोरस पे एक डबल बॉन्ड हो। बाकी एक OH कम से कम रखिए। बाकी आप देख लीजिए कि कितने O और H और बचे हैं। मैंने देखा कि H3PO2 में P यूज हो चुका है, 2 O यूज हो चुके हैं, एक H यूज हो चुका है, बचे हैं केवल 2 H, और कोई ऑक्सीजन नहीं बचा है, कोई भी फास्फोरस नहीं बचा है। 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली बचे हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन आप इससे डायरेक्टली जोड़ेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि H+ तो इसमें से वही वाला निकलेगा जो O से जुड़ा हुआ है, तो फिर खाली ये वाला निकलेगा और ये वाला निकलेगा। तो एक H+, यानी इससे जो आयन बनेगा वो होगा H2PO2 माइनस, क्योंकि ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसीलिए इसका नाम है
हाइपोफॉस्फाइट आयन, और हाइपोफॉस्फाइट आयन का मतलब H2PO2 माइनस। अब आपसे पूछा गया कि इसमें कितने H प्लस दिए, तो आपने कहा सर एक, यानी M/1। पहला आंसर आपके सामने। दूसरे में आइए, H3PO3, आपने कहा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो मैंने आपको बताया ही है, एक P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एक कम से कम OH होना चाहिए। अभी भी आपके पास ऑक्सीजन बचा हुआ है तो एक और OH रख दीजिए। अब आपके पास ऑक्सीजन नहीं बचा है, PO3 यूज हो चुका है, H2 यूज हो चुका है, एक H बचा है तो H लगा दीजिए डायरेक्टली। अब बताइए कितने H प्लस दे रहा है, 2H प्लस, तो यहां पर आंसर हो गया M/2। सेकेंड आंसर आपको मिल चुका है। जरा तीसरा देखिए, H3PO4 में आप इजीली समझ गए होंगे कि एक P डबल बॉन्ड O होगा और 3 OH होंगे, और इसीलिए ये 3H प्लस देगा, इसीलिए इसका इक्विवेलेंट वेट होगा M/3। मुझे लगता है आप ये भी समझ गए होंगे, इजीली समझ गए होंगे। अब आइए आते हैं H3BO3 में। अब तक आपने सारे एसिड्स देख लिए, H3BO3 को भी देख लिया जाए। ये ऐसा एसिड है जो देखने में एसिड लग रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए तो बेस लगने लगता है तो वही H3BO3। अब आपने उसको लिख दिया BOH का होल थ्राइस, तो ऐसा लग रहा है कि सर ये तो OH माइनस देगा, यहां लग रहा है कि ये तो H प्लस देगा। तो आपको बता दूं, ना ये OH माइनस देने वाला है और ना ही ये H प्लस देने वाला है, फिर भी ये एसिड है। तो ये एकमात्र ऐसा एसिड है जो एसिड तो है लेकिन ये अपनी वजह से नहीं। ये क्या करता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए के पास इतना पैसा है और बी के पास इतना पैसा है, कुछ ऐसा करिए कि ए के पास बी से ज्यादा पैसे हों, तो दो रास्ते हैं, या तो ए बी से ज्यादा कमा ले, उससे ज्यादा पैसे हो जाए, या तो दूसरा रास्ता ए बी से छीन ले और बी के पास कम दिखने लगे, अपने आप बी गरीब हो गया, ए अमीर हो गया। सेम वही काम H3BO3 का है। H3BO3 पानी में जाके करता क्या है, ये BOH का होल थ्राइस H3BO3 पानी में जाके करता क्या है, पानी में जाने के बाद ये वाटर का ही OH माइनस ले लेता है और BOH का होल 4 बना लेता है, साथ में अलग से क्या बचा हुआ दिखाई देता है, H प्लस। अगर वाटर में से OH माइनस को चिपका लोगे अपने पास तो बाहर घूमता H प्लस दिखेगा, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो जो मीडियम था वो एसिड हो गया, एसिडिक हो गया, अंदर H प्लस दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो H प्लस इसने नहीं दिए, वो तो वाटर के H प्लस है, इसने तो वाटर से OH माइनस ले लिया है। यानी वाटर ने बराबर H प्लस OH माइनस दिए थे, उसमें से OH माइनस को इसने गायब कर दिया सीन से, तो बचे हुए दिखाई दे रहे हैं H प्लस, इसीलिए पूरा मीडियम एसिडिक हो गया, इसीलिए इसका नेचर हमने कह दिया ये एसिड है। तो ये एप्रोटिक एसिड है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं देता, ये OH माइनस लेकर एसिडिक बिहेवियर शो करता है। खैर, कितने ले रहे, एक, इसीलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा M/1। तो कुल मिला के ये भी आप समझ चुके हैं। ये भी सीख लीजिए कि आखिर B ने एक OH माइनस लिया कहां। तो आपको अच्छे से पता है कि बोरॉन के पास, अगर नहीं पता है तो आपको बॉन्डिंग का वीडियो देखना पड़ेगा, या बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए आपको, तो आप समझ जाएंगे कि बोरॉन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, जिसमें ये किसी के लोन पेयर को ले सकता है, और वही वैकेंट p ऑर्बिटल में, उसी वैकेंट p ऑर्बिटल में OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो ये एक्सेप्टेंस का, डोनर और एक्सेप्टर का जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, वही है BOH का होल 4 माइनस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पे सीखे। अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस मैं रख रहा हूं, जिसमें आपको एक नई नॉलेज मिलेगी कि ये जरूरी नहीं कि किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हमेशा वही रहेगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चेंज हो जाए। और ऐसा हमको कहां देखने को मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में, रिएक्शंस में। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, वही आपको इनका वैलेंसी फैक्टर दे देगा।
तो कैसे निकालेंगे इनके केस में इक्विवेलेंट वेट? इसके लिए आपको करना है ऊपर इनका मोलर वेट एज यूजुअल जैसे सबका लिखा करते थे, और नीचे वैलेंसी फैक्टर। मैंने आपको अभी भी बताया कि वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में कहां से निकाल के लाते हैं? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, लेकिन ध्यान रहे पर मोल ऑफ स्पीशीज, पूरे एक मोल में देखना है, यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ स्पीशीज। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, पूरे एक मोल स्पीशीज का देखना है, उसमें चाहे जितने चेंजेस आ रहे हो सारे को जोड़कर लिखना है आपको। यहां पर कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पहला एग्जांपल K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब ये रिएक्शन मैंने यहां पर पहले से लिखी लिखाई आपको दे दी है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो उनमें ये रिएक्शंस आपको ऐसे ही दिखाई देंगे और ऐसे ही वहां पर याद हो चुकी होंगी, तो ये आपको पता होगा उस समय तक। अभी फिलहाल अगर नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा, ये आपको रटा होगा पहले से ही। अब इसमें चेंज कैसे निकालें कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? पॉइंट नंबर 2 ये आपको समझना है, कितने का गेन कितने का लॉस। और उसके लिए एक और चीज आपको आनी चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट कर देता हूं, इजीली आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ए है, उसने बी से 2 रुपए लिए और सी को 2 रुपए दे दिए। 2 रुपए लिए बी से और सी को 2 रुपए दे दिए। ए के पास क्या बचा? आपने कहा सर झुंझुना। झुंझुना बजाएगा बेटा? कुछ भी नहीं बचा, जितना लिया उतना दे दिया। तो जितना लिया उतना दे दिया मतलब इसके पास जितने का गेन हुआ था उतने का लॉस किया, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। न लॉस न गेन, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। लेकिन इसके संबंध कितने लोगों से बन गए, यानी इसने रिलेशंस कितने लोगों से बना लिए, लेने या देने के, तो आप कहेंगे टोटल 2, तो इसकी वैलेंसी कही जाएगी 2। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब किसी से जुड़ने की क्षमता, कितने लोगों से जुड़ सकते हो, यह है वैलेंसी। और कितनों से लेकर जुड़े हैं या कितनों को देकर जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या बचा, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, रेजिडुअल चार्ज। तो देख लेते हैं कि यहां पर ये वैल्यू क्या आ रही है। जैसे K2Cr2O7 में आपको निकालना था, तो आपने क्रोमियम का पता करने की कोशिश की। पोटेशियम का +1 है, ऐसे 2 है, तो 2 × +1 प्लस 2 क्रोमियम है, क्रोमियम का निकालना है तो उसको x मान लीजिए, यानी 2x प्लस 7 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 × -2। टोटल चार्ज ओवरऑल कंपाउंड पे क्या होगा, इक्वल टू 0। यानी सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी के चार्जेस का जो सम आएगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, +6। ये जो +6 वैल्यू आई है ये एक क्रोमियम की आई, लेकिन यहां पर तो 2 क्रोमियम, और दोनों क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहे हैं, तो एक में 3 का चेंज तो 2 में 6 का चेंज। आपको पूरे एक K2Cr2O7 के अंदर का चेंज देखना है, ना कि एक Cr के अंदर का। एक क्रोमियम का चेंज नहीं, एक मोल K2Cr2O7 का चेंज देखना है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आप पूरे K2Cr2O7 का निकाल रहे हैं, ना कि केवल क्रोमियम का। तो कुल मिला के यहां पर +12 था टोटल 2 क्रोमियम का, और यहां पर 2 क्रोमियम का +6 है, तो चेंज आया 6 का, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया m/6। सेम ऐसा ही नीचे वाले में KMnO4 का आप एक बार निकाल लीजिए, तीनों क्वेश्चन में वही अप्लाई हो जाएगा। कैसे आया +7? यहां पर ऑक्सीजन है 4 और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 × -2 प्लस 1 पोटेशियम यानी 1 × +1 प्लस 1 Mn यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +7 और यहां पर आया +2, यानी जो चेंज आया एसिडिक मीडियम में KMnO4 में ऑक्सीडाइज करते समय, किसी को ऑक्सीडाइज करते समय, वो है 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा m/5। आप देख रहे हैं पर मोल चेंज देख रहे हैं, यहां पर भी 1 मोल KMnO4 का ही चेंज हमने देखा है। हो सकता है बैलेंस रिएक्शन में आप यहाँ
2 लिख दें, 3 लिख दें, उससे नहीं मतलब। आपको जो चेंज देखना है वो पर मोल का देखना है। यहां पर कितने का चेंज आया, +7 से +6, यानी यहाँ पर 1 का चेंज है m/1। यहाँ पर +7 से +4, यानी यहाँ पर 3 का चेंज, इसीलिए m/3। तो हर केस में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मोलर वेट लिख रहे हैं, उसका 1 मोल का वेट, और नीचे उसके 1 मोल में आए हुए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख रहे हैं। टोटल उसके 1 मोल में टोटल कितने का चेंज आया है वो लिख रहे हैं। अब जो लोग चेंज नहीं हो रहे हैं उनको नहीं लिख रहे हैं, उनमें कोई चेंज ही नहीं आया, 0 है। तो जो जिसमें चेंज आ रहा है बस उसके चेंज को ले रहे हैं और सीधे हम लोग वैलेंसी फैक्टर की जगह पे रख दे रहे हैं। तो ये थे कुछ तरीके आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बता दिए मैंने। अगले एपिसोड में हम लोग एन फैक्टर निकालने के और भी कई मेथड सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में। ये मैंने आपको नीट लेवल तक का बता दिया है। जेई के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए इंतजार करिए।